जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। इससे पहले हमने 9 प्रधानमंत्रियों के बारे में जान लिया और आप जब सुनेंगे ना, आपको पहले प्रधानमंत्री से सुननी चाहिए, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। आप जब पूरा डिटेल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक प्रधानमंत्रियों के बारे में जब आप सुनेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके देश को संवारने और संभालने में किन किन का इतना बड़ा योगदान था। आपको बता दें कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 1947 से लेकर 2024 के बीच में सिर्फ 14 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको बता दें, भले ही भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रधानमंत्री के पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है। यानी कि देश का सुपर पावर अगर कोई होता है तो प्रधानमंत्री होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्हीं के कार्यकाल में परमाणु परीक्षण हुआ था। आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, लेकिन आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं। लेकिन पिछले इनसे पहले यानी कि 9वें प्रधानमंत्री जो थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। और जब चुनाव हुए, पीवी नरसिम्हा राव को पता चल गया कि वो यानी कि उनकी सरकार अब नहीं बनने वाली है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उस वाले सीरीज में आप देखेंगे तो हमने लास्ट में बिल्कुल जब इसका जिक्र किया तो आपको बताया है कि जब इनको लग जाता है कि ये प्रधानमंत्री या फिर से रिपीट नहीं होगी गवर्नमेंट, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई जाओ, अटल बिहारी से तुम मिल लो। जबकि चुनाव परिणाम नहीं आया था, 2 दिन पहले ही इन्होंने कह दिया कि जाइए अटल बिहारी से मिल लीजिए और उनको इस परमाणु योजना के बारे में बता दीजिए कि जिससे कि इस परमाणु योजना को ये भविष्य में जब भी प्रधानमंत्री बन जाए तो ये इसको लागू करें और इसका परीक्षण करवा दें। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के लीडर से यानी कि कांग्रेस के समर्थन से इनकी सरकार बनी थी, पीवी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री बने थे, सोनिया गांधी की कृपा से प्रधानमंत्री बने थे। भले ही सोनिया गांधी से बाद में चलकर इनकी तलखियां बढ़ जाती हैं, इनके बहुत सारे विवाद थे बाबरी मस्जिद को लेकर, लेकिन आप देखेंगे क्योंकि बाबरी मस्जिद अब तोड़ी जा रही थी तो पीवी नरसिम्हा राव क्या किए, जाकर पूजा करने लगे। और जब इनके सचिव वगैरह जाकर इनको बताते थे कि मस्जिद तोड़ा जा रहा है, तो ये कुछ नहीं बोलते थे, कहते थे ठीक कोई बात नहीं, हम पूजा कर रहे हैं, अभी बिजी हैं। लेकिन जैसे इनसे कहा जाता है कि मस्जिद तोड़ दी गई है तो ये अपना पूजा समाप्त कर देते हैं। जैसे ये खुद प्रण लेकर बैठे थे कि जब तक मस्जिद तोड़ नहीं दी जाएगी तब तक हम नहीं उठेंगे। तो वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस समर्थित थे। और इसी के बाद सोनिया गांधी से इनका तलखी बढ़ता है और बाद में इनकी सरकार गिर भी जाती है। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन ये देशभक्ति देखिए, देश का जुनून देखिए कि ये चाहते थे कि देश परमाणु सशक्त हो। और पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के होते हुए भी अटल बिहारी से मिलने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम को 2 दिन पहले ही भेज देते थे, चुनाव परिणाम आने के पहले। तो ये प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भले ही वैचारिक हो, नीतियाँ या जो भी हो, राजनीतिक मतभेद रहे हों, लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात आती है, उस समय के लीडर साथ में खड़े नज़र आते थे। लेकिन आज आप देखते होंगे कि आज के जो लीडर हैं, कहीं ना कहीं जब भी राष्ट्र की बात आती है तो एक खेमा अलग हो जाता है, एक खेमा अलग हो जाता है। अगर आप इस समय वर्तमान यानी कि 2024 में अगर आप किसी को देशभक्त कह दें तो आपको विशेष पार्टी से जोड़ लेते हैं। यानी कि आप अगर कह दें कि मैं देशभक्त हूँ या राष्ट्रवादी हूँ तो आपको भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मान लिया जाता है। तो एक विचारधारा बन चुकी है, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। समरी कुछ ज़्यादा ही हमने आपको बता दी, लेकिन ज़रूरी था कि आप जानें कि पीछे के जब सेशन आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि देश में किस प्रकार से पॉलिटिक्स होती है। तो आइए जानते हैं अटल बिहारी के बारे में। 1 अक्टूबर 2001 की बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय से नरेंद्र मोदी को फ़ोन पहुंचा। कहा गया कि पीएम अटल बिहारी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। उस वक्त मोदी दिल्ली में बीजेपी के पुराने ऑफिस के पीछे बने छोटे से कमरे में रहते थे। तो मोदी जी को बुलाया गया था। और आपको पता है कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी देश के 14वें प्रधानमंत्री बने, यानी कि 14वें व्यक्ति, ठीक है, 14वें व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि भारत में 14 ही प्रधानमंत्री हैं। तो लेखक उल्लेख एनपी अपनी किताब वाजपेयी एक राजनेता के अज्ञात पहलू में लिखते हैं कि वाजपेयी ने मोदी से कहा आपको सीएम बनाकर गुजरात भेज रहे हैं, अगले साल 2002 में होने वाले चुनाव की तैयारी कीजिए। यानी कि मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और आप आगे की तैयारियां शुरू करिए। मोदी ने मना कर दिया, बोले मैं गुजरात की राजनीति से दूर 3 साल से दिल्ली में हूं। दोनों के बीच काफ़ी देर तक चर्चा हुई और आखिरकार मोदी को तैयार करके भेजा जाता है, भैया चलो गुजरात में। वाजपेयी का यह फैसला बहुत दूरगामी साबित हुआ। आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। 12 नवंबर 1995 मुंबई में बीजेपी का महाधिवेशन चल रहा था। बीजेपी के महासचिव गोविंदाचार्य ने अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी से कहा आपने ये क्या किया। कुछ देर की चुप्पी के बाद आडवाणी ने भारी मन से जवाब दिया
इसे करना ही होगा। दरअसल गोविंदाचार्य 1996 लोकसभा चुनाव के लिए वाजपेयी को बीजेपी के पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने से हैरान थे। उस दौर के हालात समझने वाले गोविंदाचार्य की हैरानी समझ सकते हैं। राम रथ यात्रा निकालकर लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके थे। 1995 तक सब मानकर चल रहे थे कि आडवाणी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और वही देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से। तभी आडवाणी का नाम हवाला कांड में आ गया और जिसके बाद उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल होने की चीज़ें निकल के आईं। मार्च 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव होने थे। आडवाणी जानते थे कि हवाला कांड में नाम आने के बाद जनता का समर्थन जुटाना मुश्किल होगा, विरोधी हावी हो जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार किंग सुक नाग अपनी किताब जननायक अटल जी में लिखते हैं, 12 नवंबर 1995 को बीजेपी के अधिवेशन में आडवाणी ने ऐलान किया कि अगले साल 1996 में होने वाले आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ऑडिटोरियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि क्या हमने सही सुना। इसके बाद सबने जोर शोर से इसका स्वागत भी किया और सभी ने अटल बिहारी के नारे लगाने शुरू कर दिए। किसी जोशीले नेता ने नारा लगाया, अगली बारी अटल बिहारी, और फिर उसके बाद ये नारा उस समय के चुनाव में बहुत ही ज़्यादा कारगर हुआ। 1996 में चुनाव प्रचार शुरू हुआ। नरसिम्हा राव सरकार के घोटालों के बदले बीजेपी ने परिवर्तन का नारा दिया। अटल लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी डिमांड पूरे देश में थी। देश में प्रचार करने के कारण वे लखनऊ में प्रचार नहीं कर पा रहे थे। बीजेपी रणनीतिकारों ने एक मूर्तिकार को बुलाया और अटल जी की प्रतिमा बनाई गई। इस प्रतिमा को पूरे लखनऊ में घुमाया गया और अटल जी को जिताने की अपील की गई। अटल के सामने कांग्रेस को जिताने के लिए अभिनेता राज बब्बर लड़ रहे थे। बिना अपने क्षेत्र में प्रचार किए अटल बिहारी वाजपेयी ने 1,18,000 वोटों से जीत दर्ज कर दी थी और कहीं ना कहीं ये उनकी छवि को बहुत आगे बढ़ा रहा था। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली। हालांकि ये बहुमत से काफ़ी कम थी। इसके बावजूद अटल ने गठबंधन की सरकार बनाई। हालांकि वो बहुमत नहीं जुटा पाए और 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर जाती है। फिर से सुनिएगा कि 1996 में बीजेपी को 161 सीटें मिलती हैं, बहुमत से काफ़ी कम थी। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन यानी कि लोगों को जोड़कर सरकार बना लेते हैं, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने के पीछे भी एक बड़ी कहानी है, आइए उस पर भी हम नज़र दौड़ाएंगे। 1996 के बाद जनता दल के HD देवगौड़ा और IK गुजराल की सरकारें आई, लेकिन आपसी कलह के कारण ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। नतीजन मार्च 1998 में फिर चुनाव हुए। इस बार बीजेपी को 182 सीटें मिली। बहुमत न होने के बावजूद अटल ने फिर गठबंधन की सरकार बनाई। यह सरकार पहले दिन से ही संघर्ष कर रही थी। 13 महीने सरकार चलाने के बाद 17 अप्रैल 1999 को संसद में विश्वास मत जांचा गया, यानी कि एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव आप मान सकते हैं कि लोगों को लगा कि अटल बिहारी के पास पूरा समर्थन नहीं है और विश्वास मत जांचने की बात शुरू हुई और विश्वास मत जांचना शुरू हुआ। अटल सरकार के समर्थन में 269 और विपक्ष में 270 वोट पड़े। इंग्लिश में बता देते हैं भाई, 269 यानी कि 269 वोट इनके समर्थन में पड़ते हैं और 270 वोट इनके विपक्ष में पड़ते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना कि -1, ठीक है, एक वोटों से इनकी सरकार गिर जाती है। और आपको लगता होगा कि कितना बड़ा कांड हो गया। कांड तो हो ही गया। और सोचिए कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के दिल में क्या सवाल उठ रहे होंगे, क्या वो सोच रहे होंगे कि एक सांसद यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये उस सिचुएशन से है कि 1 नंबर से कोई गवर्नमेंट जॉब में फेल हो जाए या किसी एग्जाम में फेल हो जाए। AIADMK की अध्यक्ष जयललिता की जिद की वजह से ये सरकार एक वोट से गिर जाती है। जयललिता ये वही हैं जो कभी जेल भी जा चुकी थी, लेकिन काफ़ी कद्दावर और बड़ी नेता मानी जाती थी दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है। उस वक्त अटल के सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने इंडिया टुडे पत्रिका में लिखा, मुझे याद है कि अटल जी उस दिन कितने मायूस थे। सरकार गिरने के बाद वो बेहद सुस्त कदमों से संसद भवन के अपने कमरा नंबर 10 में आए। उनके कमरे में पहले से वरिष्ठ साथी मौजूद थे। अटल को देख कर ही रो पड़े, कहने लगे हम एक वोट से हार गए। ये कहते हुए उनके आंसू बह रहे थे। भीगी आंखों से अटल ने अपने साथियों को हिम्मत दी। तीसरी बार 1999 में अटल बिहारी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारियां मैं दे देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर 1924 को जन्म लिए थे, ग्वालियर में, ठीक है। 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। फिर
1957 में संसद में सदस्य बने। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष 1968 में बन जाते हैं और 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में आ जाते हैं। 1977 में जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। फिर उसके बाद 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1996 में 13 दिन के पीएम रहे, बहुमत साबित नहीं कर सके। 1998 में 13 महीने के लिए पीएम बने, यानी कि 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके, 1996 और 1998 में। फिर 1998 में तीसरी बार पीएम बने, 5 साल तक फिर सरकार इन्होंने चलाई, यानी कि एक बार 13 दिन में सरकार गिरी, दूसरी बार 13 महीने में सरकार गिरी और तीसरी बार 5 साल की सरकार चला दी है। इनसे एक सीख आपको मिलनी चाहिए कि भले ही आप एग्ज़ाम में फेल होते रहें, लेकिन लगातार अगर प्रयास करेंगे तो एक ना एक बार आपको नौकरी मिल ही जाएगी। 2015 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। आपको बता दें कि जब इनका निधन हुआ तो उस समय का आप वीडियो फुटेज निकाल कर जरूर देखिएगा। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ, कुछ ऐसे लीडर, पुराने लीडर जो चलने में असमर्थ थे, फिर भी वो लोग अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर के साथ पैदल चल रहे थे। और ये उस दिन अनोखा दृश्य पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया हैरान थी कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके निधन पर पूरा देश पैदल चल रहा है। तो ये भी भारत को जानना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री देश को बहुत कम ही मिले हैं, शायद एक ही रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर दल के नेताओं के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध था। भले ही वो बीजेपी से जुड़े थे, लेकिन उनके संबंध कांग्रेस हो या कोई और दल हो, सभी के साथ इनके बेहतर संबंध बताए जाते थे। यहाँ तक कि इनके सरकार ना होते हुए भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य ऐसे होते थे जो सिर्फ इनके विश्वास पर इनको दे दिए जाते थे, इसलिए कि इनको सब जानते थे कि ये राष्ट्र से बहुत प्यार करते हैं। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि पीवी नरसिम्हा राव ने इनको परमाणु परीक्षण के लिए पहले से ही एपीजे अब्दुल कलाम को इनके पास भेज देते हैं, भैया जाओ, ये तुम्हारा काम कर देंगे। ये एक विश्वास था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की, हालांकि इनका एक चर्चा भी निकल के आता है, सही है या गलत वो तो वही जाने। राजकुमारी कौल नाम की एक महिला से उनका रिश्ता जोड़ा जाता है। राजकुमारी कौल नाम की एक महिला से इनका रिश्ता जोड़ा जाता है। किंग सुकनाग अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन्स में लिखते हैं 1940 के मध्य की बात है, जब अटल ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की राजकुमारी हक्सर से हुई। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। राजकुमारी कौल के पिता गोविंद नारायण हक्सर सिंधिया घराने के शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी, जिसे वे प्यार से बीबी कहते थे, उसकी शादी 1947 में दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाने वाले एक युवा लेक्चरर बृजमोहन कौल से कर दी। अटल ने प्रेमिका की शादी के बाद पूरा फोकस पॉलिटिक्स में लगा दिया। किंग सुकनाग लिखते हैं, अटल सांसद बनने के बाद दिल्ली में रहने लगे थे। राजकुमारी के पति तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। वहाँ एक बार फिर अटल और राजकुमारी की मुलाकात हुई। राजकुमारी के प्रति बृजमोहन बेहद खुले विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अटल राजकुमारी की दोस्ती को बुरा नहीं माना। वाजपेयी उन्हें मिसेज कौल कहकर पुकारते थे। राजकुमारी कौल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये रिश्ता इतना प्रगाढ़ था कि बहुत कम लोग ही इसे समझ पाए। उनमें से एक मेरे पति हैं जिन्हें इस रिश्ते की समझ है। मेरे पति को कभी मुझे सफाई नहीं देनी पड़ी। कुछ समय बाद जब वाजपेयी को बड़ा बंगला मिला तो राजकुमारी कौल पति और अपनी 2 बेटियों सहित उसमें शिफ्ट भी हो गई। पत्रकार सागरिका घोष लिखती हैं, वाजपेयी के काफ़ी नज़दीक रहे बलबीर पुंज ने उन्हें बताया था कि जब वो पहली बार वाजपेयी के घर गए तो उन्हें कौल दंपत्ति को वहाँ रहते देख थोड़ा अजीब सा लगा। वाजपेयी ने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन मिसेज कौल उनकी निजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी रही। 2014 में राजकुमारी कौल का निधन हुआ तो उसके बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मिसेज कौल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के परिवार की सदस्य थीं। उनके अंतिम संस्कार में पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता उस समय शामिल भी हुए थे। वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा एस त्रिपाठी द हिंदू फ्रंट लाइन में एक किस्सा लिखती हैं। अटल बिहारी लखनऊ में बुद्धिजीवियों, कारोबारियों, ब्यूरोक्रेट और नेताओं की एक बैठक को संबोधित करने वाले थे। होस्ट ने मंच से उनकी भूमिका में कहा, भाइयों और बहनों, अब आपके सामने आ रहे हैं कवि, वक्ता, सबके प्रिय नेता, चीर ब्रह्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल स्टेज पर आए, माइक उठाए और मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, देवियों और सज्जनों, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मैं बता दूं कि मैं कुंवारा जरूर हूं पर ब्रह्मचारी नहीं हूं। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। भीड़ कुल पलों के लिए शांत रहे,
लेकिन जैसे लोगों को उनकी बात समझ आई, पूरा हाल ठहाकों से गूंज गया। 1970 के बाद से वाजपेयी एक के बाद एक कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। सन 2000 में जब उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया तो मीडिया में उसकी खूब चर्चा हुई। उनकी खराब सेहत को लेकर टाइम मैगजीन ने जून 2002 में बेहद आपत्तिजनक लेख लिखा था। इसे पढ़कर वाजपेयी बहुत दुखी हुए। माना जाता है कि ये सूचनाएं टाइम मैगजीन के संवाददाता एलेक्स पेरी को बीजेपी के ही किसी वरिष्ठ नेता ने दी थी। टाइम मैगजीन ने लिखा, वाजपेयी ने युवावस्था में जमकर शराब पी है। वे अब 74 साल की उम्र में भी रात में 1 या 2 पैक का आनंद लेते हैं। भारत के नेता अपने घुटनों के लिए दर्द निवारक दवाई लेते हैं। उनके मूत्राशय, यकृत और उनकी एक किडनी में समस्या है। तले हुए भोजन और वसायुक्त मिठाइयों का स्वाद उनके कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ रहा है। वह डॉक्टर के आदेश पर हर दोपहर 3 घंटे की झपकी लेते हैं और कई बार वह बैठकों में झपकी लेते हुए नजर आते हैं। यानी कि टाइम जो लिखा था उसमें ये सारी चीज़ें टाइम मैगजीन में लिखी गई थी और एक तरह से आलोचना की गई थी। और आपको पता है कि विदेशी मीडिया भारत के नेताओं को लेकर अनाप शनाप हमेशा लिखती रहती हैं। और आपको बता दें कि परमाणु हथियारों का परीक्षण यानी कि परमाणु का परीक्षण भी अटल बिहारी के कार्यकाल में हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये अपच हो गई थी और कहीं ना कहीं अपनी कलम डुलाकर कुछ ना कुछ भड़ास निकालने की कोशिश की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव को परमाणु परीक्षण करने की जल्दी थी। जिस घटना का जिक्र हम कर रहे थे अब वो घटना आपके सामने है, ध्यान लगा के सुनिएगा। पीवी नरसिम्हा राव को परमाणु परीक्षण करने की जल्दी थी। दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई। उन्होंने आने वाले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, सामग्री तैयार है, आगे बढ़ो। 16 मई को 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 4 दिन बाद वाजपेयी ने अफसरों से कहा कि वो एपीजे अब्दुल कलाम से मिलना चाहते हैं। उल्लेख एनपी अपनी किताब में लिखते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर श्यामल दत्ता ने पता लगाया कि कलाम दक्षिण भारत के किसी सुदूर गांव में हैं। तुरंत एक विशेष विमान का इंतजाम किया गया। उसमें बैठाकर अबुल कलाम को दिल्ली लाया गया। विमान में कलाम थोड़े तनाव में थे, लेकिन पीएम वाजपेयी से सीक्रेट मीटिंग के बाद लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी थी। अटल ने कलाम से परमाणु परीक्षण पर आगे बढ़ने की बात कही थी। और आपको बता दें कि जो अब्दुल कलाम थे उनका कहीं ना कहीं ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। कुछ आगे होता उससे पहले ही सरकार गिर गई। कलाम ने पीएमओ के एक अफसर को बताया था कि अगर वाजपेयी 13 से बढ़कर कुछ सप्ताह और पीएम रह जाते तो हम तभी टेस्ट कर लेते। यानी कि 13 दिन जो इनकी 13 सप्ताह इनकी सरकार चली, 13 दिन जो भी इनकी पहली सरकार चली थी, अगर वो कुछ दिन और चलती तो ये टेस्ट ये कर लेते भैया। 19 मार्च 1998 को अटल दोबारा सत्ता में आए और एक बार फिर एपीजे अब्दुल कलाम और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष राजगोपाल चिदम्बरम को बुलाया गया। वाजपेयी ने कहा कि आपको अपना अधूरा काम पूरा करना है। 27 अप्रैल को चिदम्बरम की बेटी की शादी थी। परमाणु परीक्षण के लिए उन्होंने डेट आगे बढ़ा दी। राष्ट्रपति नारायण 26 अप्रैल से 10 मई तक दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर जाने वाले थे। उनसे ऑफ द रिकॉर्ड निवेदन किया गया कि वे अपनी इस यात्रा को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें। वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी रिलेंटलेस में लिखा है कि वाजपेयी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन ऑफिस की बजाय अपने बेडरूम में ले गए। उन्होंने मुझे बताया कि हम परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं। संभव है कि हमारे इस टेस्ट के बाद दुनिया भर के कई आर्थिक प्रतिबंध हम पर लगाए जाएं। आप आर्थिक मोर्चे पर अपनी तैयारी पूरी रखिए। वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण की बात केवल 4 मंत्रियों लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह को बताई थी। जब परीक्षण हुआ तो ये चारों एक ही रूम में बैठे थे। आखिरकार 11 मई दोपहर 3:45 पर सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट किए। इससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। बस का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। कुछ और फैसलों की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फैसला था कारगिल युद्ध। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। पाक सेना को वहां से भागना पड़ गया था। इन्होंने एक बड़ी योजना यानी कि परियोजना का शुभारंभ किया जिसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में एक बड़ा दंगा होता है जो आज भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करने के लिए बहुत हो जाता है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में गोधरा कांड हुआ और वहाँ दंगे भड़क उठे।
इससे देश विदेश की मीडिया ने भी कवरेज दी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उनकी कड़ी आलोचना हो रही थी। साथ ही साथ बहुत सारे देशों ने इन पर बहुत सारी तरीके के प्रतिबंध लगाए। खासकर अमेरिका ने तो इनका पासपोर्ट ही एक तरह से कैंसिल कर दिया था, यानी कि अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को बैन कर दिया था। और वही अमेरिका जब नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव जीतते हैं तो रेड कारपेट बिछाकर इनका स्वागत भी करता है। तो सत्ता में आइए, पावर में आइए, हर आरोप हट जाएंगे। 2002 में गुजरात दंगों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अहमदाबाद दौरे पर गए। कहीं ना कहीं प्रेशर था और इसको संभालने के लिए इनको वहां जाना था। वहां मौजूद मीडिया के सामने वाजपेयी ने कहा कि मैंने सीएम मोदी को राजधर्म निभाने के लिए कहा है। तो पास बैठे नरेंद्र मोदी ने कहा, साहब हम वही कर रहे हैं। इस बात के कई मायने निकले, लेकिन कहीं ना कहीं अटल बिहारी और नरेंद्र मोदी के बीच जो एक बॉन्डिनेशन था उसका आज आप देख रहे हैं उदाहरण कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और संभव है कि वो प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे। उल्लेख एनपी अपनी किताब में लिखते हैं, अप्रैल 2002 में पणजी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। कुछ देर बाद मोदी मंच पर आए और कहा कि वे दंगों के मुद्दे पर सीएम पद छोड़ना चाहते हैं। यह सुनते ही चारों तरफ से लोग उठ खड़े हुए और कहा कि मोदी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वाजपेयी ने मोदी को हटाने का मन बना चुके थे। उन्होंने हालात भांप कर कहा कि इस पद पर बाद में फैसला लेंगे। बैठक में किसी ने जोर से कहा कि इस पर अभी फैसला होना चाहिए। जब वाजपेयी ने देखा कि एक युवा सीएम को सभी का समर्थन मिल रहा है तो वो चुप हो गए और बोले, जैसा चल रहा है भैया चलने दो, और अपना कार्यक्रम समाप्त कर देते हैं। और इसी के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ अहम किस्सों को हमने आपको बताया, जिनमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, कारगिल युद्ध, पाकिस्तान संबंध, परमाणु परीक्षण थे। और इस प्रकार से बहुत सारी उनकी योजनाएं लॉन्च होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और देश का 10वां प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी कुछ दिन सरकार चलती है, फिर कुछ महीने सरकार चलती है, फिर उसके बाद पूरा कार्यकाल करते हैं। यानी कि 3-4 सालों के बीच में इन्हें 3 बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अब हम 3 बार तो यूनी पढ़ाएंगे नहीं, एक ही बार पढ़ाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि 14 व्यक्ति ऐसे हुए जो सिर्फ प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। लेकिन आप प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। 3 बार तो इन्हीं का हो जाता है, इंदिरा गांधी का 2 बार हो जाता है, नरेंद्र मोदी का 2 बार हो जाता है, मनमोहन सिंह जी का 2 बार हो जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारे कार्यकाल हो जाएंगे, लेकिन हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानकर आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा कि डरिए मत। भले ही 1 नंबर से एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं, लेकिन बार बार प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी आपको नौकरी मिल ही जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। साथ ही साथ एनसीईआरटी की सीरीज के लिए भी वहाँ पर हमने ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म दोनों तरह से आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें पॉडकास्ट भी है और आपको फिर प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसमें भी जाकर आप सुन सकते हैं। क्लास 6 से 12 तक हम एसएसटी यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप वहाँ पर ज़रूर उस क्लास का आनंद उठाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।